देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष की भारत चीन टकराव पर वॉर रूम कवरेज जारी है। इंटरनेशनल कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, क्योंकि रूस में विक्ट्री डे परेड है। भारत, रूस और चीन की सेनाएं मॉस्को में मार्च करेंगी, एक साथ मार्च करेंगी। इसी दौरान भारत के शूरवीरों की शौर्य गाथा वहां सुनाई जाएगी। रूस से आने वाली हर तस्वीर हम आपको सीधे मॉस्को से दिखाएंगे। कल भारत और रूस के बीच बायलैटरल टॉक हो चुकी है। चीन भी चाहता है कि भारत उससे बात करे, बेताब है। इसके अलावा चीन भारत रूस की डिफेंस डील में अड़ंगा डालने की भी कोशिश कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है, बहुत सारी खबरें हैं। हर खबर हम आपको बताएंगे, अपने बड़े पैनल के साथ उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ TV9 भारतवर्ष के तमाम वो रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं LOC और LAC से, जिनके जरिए हम ताजा अपडेट से आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो यहां आ रही है। चीन भारत टकराव को लेकर बड़ी खबरें। चीन का धोखा एक्सपोज हुआ है, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रही है चीन की सेना। देखिए, यही कल बात हो रही थी कि चीन जो कहता है उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि धोखेबाजी चीन की रग रग में है। सैटेलाइट इमेज से चीन के धोखे और झूठ का खुलासा हो रहा है। चीन का धोखा एक्सपोज करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रही है चीन की सेना। कल TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि किस तरह से कमांडर लेवल की बातचीत में चीन की तरफ से यह वादा किया गया कि अब उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी, फिंगर 4 से फिंगर 8 का रुख करेंगी और फिंगर 4 पर जो कब्जा जमाकर एक तरह से बैठ गई थी, वहां पर अपनी चौकियां, अपने तंबू, अपनी कनातें गाड़ ली थी, उसको हटाया जाएगा। लेकिन अब चीन अपने वादे से मुकरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास सामने आ गई हैं और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए यह बिल्कुल साफ हो रहा है कि पैंगोंग इलाके में 19 किलोमीटर आगे आ गया है चीन। जी हां, 19 किलोमीटर आगे आ गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये साफ कर रही हैं कि ये देखिए 19 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा के आ चुका है चीन। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हमारे जो लद्दाख में रिपोर्टर हैं अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने आपको यह जानकारी दी थी कि 8 किलोमीटर अंदर तक कैसे आ गया है। यानी फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चीन आ चुका था और फिंगर 4 के इलाके में कब्जा जमाकर बैठ गया था। यहीं से तनाव की शुरुआत हुई और कल जब कमांडर लेवल की बातचीत हुई तो यह कहा गया कि 5 मई से पहले की जो स्थिति थी वो बरकरार की जाएगी, वो वापस लाई जाएगी। लेकिन चीन अपने वादे से बिल्कुल मुकरते हुए अब पैंगोंग इलाके में 19 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो चुका है और यह सैटेलाइट इमेज इस वक्त चीन की करतूतों की पोल खोल रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है एक्सपर्ट्स का, उनसे आपका तारुफ करा दें सबसे पहले, क्योंकि अपने आप में यह बहुत बड़ी और गंभीर खबर है जिस तरह से 19 किलोमीटर अंदर तक घुसा आ रहा है चीन और अपने वादे से मुकरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल बात की थी पीछे जाने की, आज आगे आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्योंकि इस मसले को लेकर जाहिर है देश के अंदर पॉलिटिक्स जोरों पर है। रिटायर्ड मेजर जनरल RK अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे तमाम संवाददाता जो कि इस खबर पर नजर रखे हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं सीधे लद्दाख से लाइव। इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले LAC का रुख करेंगे और अभिषेक, जरा बताइए किस तरह से वादा खिलाफी करते हुए चीन 19 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा के घुस आया है, हो क्या रहा है LAC पर?
समीर, ये सैटेलाइट जो इमेज है उनसे तस्वीर साफ हुई है और एक बात एकदम साफ है कि चीन जो है मानने को तैयार नहीं है। और सिर्फ ये फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच की बात नहीं है। इसके अलावा डेमचौक में जहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, डेमचौक में, चूमर में और डेपसोंग में, इन इलाकों में भी इस बात का लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो गतिविधियां ये बता रही हैं कि उस तरफ एक तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जो अक्साई चीन का इलाका है वहां पर लगातार चीन का मोबिलाइजेशन बढ़ रहा है और इस तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी ओर एक बैकअप के तौर पर ये जो तिब्बत ऑटोनमस रीजन है वहां से लेकर के और उसके बाद जो उनका आता है साउथ शिनजांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट और काराकोरम हाईवे, इस पर उन्होंने जो सैटेलाइट इमेज आई हैं उससे मालूम पड़ा है कि तिब्बत का नग्यारी बेस है, शिकात्सो बेस है, वहां पर उन्होंने अपने फाइटर प्लेन भी तैयार किए। तो दो बातें, एक तो पूरी तैयारी करके रखा हुआ है और दूसरा ये कि भारत की जो अलग अलग LAC के अलग अलग पॉइंट हैं वहां पर अंदर बढ़ने की कोशिश चल रही है। तो ये फिलहाल की अभी स्थिति है यहाँ पर। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। अभिषेक, निश्चित तौर पर LAC पर हालात गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ RK अरोड़ा साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। अरोड़ा साहब, अब चीन ने ये जो हिमाकत की है और जिस तरह से 19 किलोमीटर अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है चीन, वो भी कल जब कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी तो उसमें ये बातचीत में बिल्कुल तय हो गया था कि चीन जो मौजूदा स्थिति है उससे पीछे हटेगा, लेकिन ये तो आगे आ रहा है। चाहता क्या है? से और कल रात तक श्योक नदी में बहुत पानी बह चुका है और जो कुछ चीन बोलता है वो करता नहीं है। और खास करके अब, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके अगर बातचीत से भी ये मसला हल होना है तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और उसकी आदत है कि काफी सारी लोकेशंस पर इस किस्म का प्रॉब्लम खड़ा कर दो, कब्जा कर लो और बातचीत में सिर्फ एक या दो जगह से मान जाओ, पीछे हटने को बाकी अपने पास रखो। ये इंक्रीमेंटल या सलामी टैक्टिक्स है और इसने कई बार ऐसे किया है। ऐसे ही धीरे धीरे LAC पर ये आगे बढ़ा है। तो अभी इधर ही नहीं, शायद अरुणाचल प्रदेश में भी ये शुरू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कुछ मेरे को लड़ाई के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ये सब तैयारी हो रही है। और अल्टीमेटली अभी तक ऐसा लग रहा है कि बातचीत से सलाह होगी और उसमें वो बार्गेनिंग के लिए ये अभी पोस्चरिंग कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि बातचीत से मसले का हल होगा। अब बातचीत तो हुई, कमांडर लेवल की बातचीत हुई, बड़ा पॉजिटिव उसका रिजल्ट भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहता है वो करता नहीं चीन, क्योंकि मक्कारी इसके खून में है। अब बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। पैंगोंग लेक इलाके में 19 किलोमीटर अंदर घुस आया है चीन। ये इस वक्त की ताजा हालत है LAC की और चीन का धोखा एक्सपोज करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिसके जरिए चीन की ये चालबाजी जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। पैंगोंग लेक इलाके में 19 किलोमीटर आगे आया है चीन और ये सैटेलाइट इमेज से बिल्कुल साफ हो रहा है चीन के धोखे और झूठ की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चीन एक बार फिर एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है कि वो कहता क्या है और हकीकत में करता क्या है। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब ये बताइए कि पहले की जो स्थिति थी उसमें हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चीन आ चुका था और फिंगर 4 पर कब्जा जमाने की एक तरह से कोशिश हो रही थी, वहां पर जमने की कोशिश हो रही थी, जिसको लेकर टसल हुआ। अब ये खबर जो आ रही है सामने कि 19 किलोमीटर अंदर तक आ गए, तो ये कौन सा इलाका है, कहां पर घुसने की कोशिश हुई है, LAC के कितने अंदर चीन अब घुस चुका है? देखिए, हालांकि मैं आपको बताऊं समीर, ये दावा सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन सच बात यह है कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो डिस्टेंस है वो करीब 8 किलोमीटर का है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारी और उनकी पेट्रोलिंग लगभग म्यूचुअली हुआ करती थी, यानी हम भी वहां जाते थे फिंगर 4 से फिंगर 8 और वो भी आते थे। ये म्यूचुअल पेट्रोलिंग हुआ करती थी और ना सिर्फ फुट पेट्रोलिंग बल्कि ये बोट पेट्रोलिंग भी हुआ करती थी। तो जो 19 किलोमीटर का स्ट्रेच बताया जा रहा है ये मे भी फुट पेट्रोलिंग का बताया जा रहा है, लेकिन जो बोट जो नदी के रास्ते, जो इस लेक के रास्ते जो जाता है पूरा, वो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है समीर जानना, क्योंकि जब हम पैंगोंग लेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को कई बार ये चीज़ें समझाई कि आखिरकार पैंगोंग लेक का विवाद क्या है, पैंगोंग लेक कितनी बड़ी है, पैंगोंग
ग्राउंड से लेकर स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज फिर मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रैटेजिकली इसलिए क्योंकि ये भारत के अंदर इंसर्ट हो रही है और 8 फिंगर्स में इसको बांटा गया है। और ख़ास बात ये कि चीन लगातार इस पर फिंगर 2 तक अपना दावा करता है। उसका कहना यह है कि उसकी चाइनीज़ क्लेम ऑफ लाइन फिंगर 2 पे पड़ती है, बल्कि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत की जो LAC है वो फिंगर 8 पर है। तो ये जो परसेप्शन लाइन का जो झगड़ा है भारत और चीन के बीच में, इसको कहीं ना कहीं चीन भुनाना चाहता है। और यही वजह है कि चुपचाप मई महीने के शुरुआत में उसने अपनी ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट आगे कर दी बल्कि मैसिव इक्विपमेंट्स को भी खड़ा कर दिया, ना सिर्फ लेक पे बल्कि फुट वाली जो पेट्रोलिंग थी उस जगहों पर, ताकि वो वहाँ पर यथास्थिति को पीछे धकेल सके, भारत की पेट्रोलिंग को रोक सके। और एक और बात ये कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है समीर कि भारत फिंगर 3 से फिंगर 4 की तरफ एक ऑल वेदर रोड बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो पहले से था, लेकिन उसको ऑल वेदर रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर चीन लगातार विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। 19 किलोमीटर जो पैंगोंग का इलाका है उसमें 19 किलोमीटर अंदर आ चुका है चीन। और निश्चित तौर पर भारत चीन टक्कर की वॉर रूम कवरेज की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे हुए हैं। रूस जो कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना दोस्त है। कहीं ना कहीं ये जो खबर सामने आई है वो चीन की बौखलाहट बता रही है कि चीन कितना बौखलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रक्षा सौदे भी होने वाले हैं रशिया में, मॉस्को में, और उसको लेकर चीन परेशान है। अगली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है, चीन ने गलवान घाटी में झड़प के मास्टरमाइंड पर एक्शन लिया है। चीन क्या करना चाह रहा है, यह बड़ा सवाल है। झड़प के मास्टरमाइंड जनरल को छुट्टी पर भेज दिया गया है। चीन की तरफ से यह कदम उठाया गया है। चीन ने जनरल झाओ जोंकिंग को छुट्टी पर भेज दिया है। जनरल झाओ जोंकी ने ही हमले की साजिश रची थी गलवान में, और गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसका मास्टरमाइंड माना जाता है इस जनरल को। ये देखिए, ये इसकी तस्वीर है, और अब इसे चीन ने छुट्टी पर भेज दिया है। जनरल झाओ जोंकी को छुट्टी पर भेज दिया गया है चीन की तरफ से। ये वही शख्स है जो जिम्मेदार सीधे सीधे माना जा सकता है हिंदुस्तान के 20 जवानों की शहादत का, क्योंकि यही मास्टरमाइंड है गलवान में हुई झड़प का। आइए अब आपको बताते हैं कि चीन ने जनरल झाओ जोंकी पर ऐसा एक्शन क्यों लिया। चीन भारत से बातचीत के लिए एक तो लगातार गिड़गिड़ा रहा है। रूस में भारत से बात हो सकती है, ये बार बार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, जबकि हम बिल्कुल खारिज कर चुके हैं, हिंदुस्तान खारिज कर चुका है इस खबर को कि कोई बातचीत नहीं होगी, बायकॉट किया जाएगा। चीन से रूस में कोई बातचीत नहीं होगी, ये हमारी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जो सरकार के, चीनी सरकार के मुखपत्र हैं, वो लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कि बातचीत हो जाए। रूस में भारत से बातचीत हो सकती है, यह ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया। ग्लोबल टाइम्स की खबर को हिंदुस्तान की तरफ से खारिज कर दिया गया। और अब यह खबर सामने आ रही है कि वो जनरल, वो चीनी जनरल जो कि गलवान में हुई झड़प का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, अब उसको छुट्टी पर भेज दिया गया है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, इन दोनों खबरों का आपस में कोई लिंक है क्या? एक तरफ रूस में जो कुछ हो रहा है उससे चीन की तिलमिलाहट, बात ना करने को लेकर चीन क्या झुंझलाया हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जनरल जो कि गलवान घाटी में हुई झड़प का जिम्मेदार था, मास्टरमाइंड था, उसको छुट्टी पर भेज दिया जाता है। चल क्या रहा है? देखिए समीर, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ चीन की चालबाजी ही है, क्योंकि एक तरफ जहां आप उस जनरल को जो इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार है, जब आप छुट्टी पर भेजते हैं तो आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन ये भी है कि आपने जो करवाना था वो आपने करवा लिया, और अब आप उस जनरल को भेजकर अब आप कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। और जैसा कि जनरल अरोरा खुद कह भी रहे थे कि यही चीन की स्टाइल होती है नेगोशिएशन के दरमियान, कि वो बहुत सारे इलाके पर पहले कब्जा करेगा, बहुत सारे इलाके पे दावा करेगा, और उसमें से फिर एक दो इलाके से वो पोजीशन पीछे हटकर कहेगा कि अब आप भी अपनी जगह से पीछे हटें। तो हमें इन सब के बीच में अलर्ट रहने की जरूरत है। रही बात बातचीत को लेकर, तो चूंकि हमारे रक्षा मंत्री रूस में हैं और रूस के विक्ट्री डे परेड में वो गए हुए हैं, चीन की तरफ से बार बार ये इच्छा जाहिर की जाती है कि रक्षा मंत्री ना सही भारत के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स बात कर लें, तो बार बार बातचीत की गुहार लगाई जा रही है। और ये भी हो सकता है कि कभी अगर हमारे रक्षा मंत्री जहां पर मौजूद हो, जानबूझकर अगर चीन के रक्षा मंत्री आ भी जाए
लेकिन कोई आधिकारिक कार्यक्रम बातचीत का नहीं है। और आज चीन भी रूस में देखेगा कि भारत के सैनिकों की वीरता की कहानियां किस तरह से रूस में बताई जाती है। सूबेदार निकम सिंह और हवलदार गजेंद्र सिंह, और मैं आपको बताऊं कि अभी जो लद्दाख के जिस इलाके में चीन की पोजीशनिंग है वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं हवलदार गजेंद्र सिंह, जिसकी कहानियां रूस में बच्चे बच्चे को सुनाई जाती है कि किस तरीके से उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने के लिए रूस की सेना की बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद की थी, और उनको जो वहां का रेड स्टार है, ऑर्डर ऑफ रेड स्टार, उससे नवाजा गया था। पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, अब ऐसे वक्त में रशिया में क्या बातचीत की जाए? बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि बायकॉट किया जाएगा, क्योंकि चीन से जो बातचीत हो रही है सैन्य लेवल की, कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई, और उसमें जो कुछ भी तय हुआ उसको तो मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता कुछ है, करता कुछ है ग्राउंड पर। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं कि चीन धोखेबाज है, कहता कुछ है, करता कुछ है। उसका क्रेडिबिलिटी जरूर है, ऐसा इंडिया कंसर्न। दूसरा बड़ा अहम डिसीजन है कि रूस में किसी प्रकार से राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान ने ये साफ तौर पे कहा है, लेकिन चीन चाहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि वास्तव में पूरी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान से बातचीत किया करे, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़ा जबरदस्त स्तंभ किया है इन थर्ड कंट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दो और इश्यूज को रेज करना चाहता हूँ जी। मैं इस इलाके में जो पेगोंगसोंग इलाका है और गलवान वैली, इसमें 3 साल मैंने हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर का काम किया और तमाम इलाके को अपने हाथों की लकीर से बेटर जानता हूँ। जो आप 19 किलोमीटर की घुसपैठ कर रहे हो वो नहीं हुई। अगर 19 किलोमीटर फिगर 8 से ले जाओ तो लुकुंग तक ले जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट नदन बैंक जो है पेगोंगसो का, वो चीन के हाथ में है। इट इज नॉट सो। हमारी सेना जो फिगर 4 पर बैठी हुई है, पेट्रोलिंग नहीं कर रही, वहां बैठी हुई है, एक भी सिपाही पीछे नहीं हटा, ना ही चीन ने उनके ऊपर कोई हमला किया है। इसलिए ये कहना कि वो 19 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है, ये गलत है। 19 किलोमीटर कहाँ है? गलवान वैली में उसकी फौजें LAC से हमेशा ही तकरीबन 20 किलोमीटर बाहर पीछे होती थी। वो इस बार 19-20 किलोमीटर अंदर आ गया गलवान वैली के अंदर। तो पेगोंगसो के अंदर वो फिंगर 4 से आगे नहीं आया, क्योंकि अगर फिंगर 4 से आगे आ जाता है तो लुकुंग तक पहुंच जाता है, जहाँ से हमारी रोड जाती है तरबुक से लेके आगे चुशूल और फुकचे तक। अगर वहां पहुंच जाता है तो बहुत ही जबरदस्त खतरा है, बिकॉज इट ओपन्स अप द एक्सेस फॉर टू लेट। और तो हिंदुस्तान की सेना कभी भी नहीं होने देगी, बिकॉज दैट विल बी अ इन्विटेशन टू ओपन वॉर। ठीक है। वेद प्रताप वैदिक साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले संजय सोय साहब, जरा आप इस स्थिति को अगर समझा पाएं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का इलाका जो है ये 8 किलोमीटर का इलाका है जहां पर जमकर बैठ गई थी चीनी सेना। अब ये जो खबर आ रही है कि पैंगोंग इलाके में 19 किलोमीटर अंदर तक आना, हुआ क्या है दरअसल? नहीं, ऐसा है कि जैसा मैं जनरल सहगल से पूरी तरह सहमत हूं इस बारे में, कि क्योंकि हमारे ट्रूप्स अभी अलर्ट हैं, पूरे डिप्लॉयड हैं, और भले ही मीटिंग चल रही थी लेकिन हमारा बिल्डअप, हमारे अलर्टनेस में कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि चीन की धोखेबाजी हमने 6 तारीख के बाद देख ली थी। ठीक है। तो ये खबर को मुझे थोड़ा सा अभी शक है, क्योंकि लोकल कमांडर्स जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं क्या है, और क्योंकि लोकल कमांडर मुझे पूरा भरोसा है जो वहां पर डिप्लॉयड है कि वो ये ऐसा नहीं होने देंगे और ये नहीं हुआ होगा। ये जहां तक एज ए सोल्जर आई फील कि ये खबर में कुछ ना कुछ सोचने वाली बात है। ठीक है। वेद प्रताप वैदिक साहब, आप किस नजरिए से देखते हैं? और चीन का कल कुछ वादा करना मीटिंग के अंदर कमांडर लेवल की, उसके बाद अपनी बात से पलट जाना, इस पर क्या हैरानी हो रही है आपको, या फिर आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि कल भी इस बातचीत के बाद जितने भी एक्सपर्ट्स से हम लोग बातचीत कर रहे थे, सब यही कह रहे थे कि भाई देखिए कह तो दिया है, लेकिन कल करता क्या है, ग्राउंड पर हालात कैसे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, इस मामले में मैं क्षमा चाहता हूं ये कहने के लिए जी कि मेरी राय हमारी सरकार के राय के बहुत नज़दीक है। मेरी राय हमारे जो टीवी के एंकर्स लोग, अखबारों में लिखने वाले पत्रकार लोग और आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स जो बात कह रहे हैं, उनकी भावना का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन सब से मेरी राय जरा भिन्न है। मेरी राय वो है जो नरेंद्र मोदी की है, जो राजनाथ सिंह की है, जो जयशंकर की है। जिस संयत ढंग से उन्होंने सारे मामले को हैंडल किया है, मैं समझता हूँ कि उसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। उसका मतलब ये है कि ये सारा मामला स्थानीय है और तात्कालिक है, एक्सीडेंटल है। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे
या तो भारत सरकार का कोई डिज़ाइन था या चीनी सरकार का कोई डिज़ाइन था। और आपके एक तथ्य से मेरी बात को और समर्थन मिलता है कि जिस जनरल के नेतृत्व में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हमें चोट पहुंचाई गई है, हमारे 20 लोगों को हताहत कर दिया, 20 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने हताहत कर दिया, उस जनरल को उन्होंने घर भेज दिया है। मतलब चीन को भी बहुत शर्म आ रही है कि उन्होंने ये काम क्यों किया है। और भारत सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ये मामला सब बातचीत से हल हो सकता है। लेकिन जो सरहद पर हरकतें हैं, एलएसी पर जो हरकतें हमारे यहाँ हैं, घुस आना, वो तो ऐसा लग नहीं रहा कहीं से कि चीन को शर्म आ रही है। अब जनरल झोंकी को ही गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार ये माना जा सकता है क्या, ये सोचते हुए कि नहीं नहीं इसमें शी जिनपिंग की कोई मर्जी नहीं रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से वो लोकल जनरल की ही जिम्मेदारी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी सरकार की तरफ से यहाँ से दिल्ली से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गया होगा कि हम जाके उनके तंबू उखाड़ दें या उनकी बैरक गिरा दें। ये स्थानीय घटनाएं जिस तरह से होती हैं, दोनों तरफ के सैनिक मिले, कहा सुनी हुई, उत्तेजना हो गई और हमारे सैनिकों ने जो महसूस किया वो ठीक महसूस किया कि जो इलाका नो मैंस लैंड था, जिस पर कभी वो आते थे कभी हम जाते थे, वहाँ उन्होंने बैरक खड़े कर लिए, तंबू लगा दिए। तो हमारे सैनिकों को गुस्सा आना स्वाभाविक था। और उस कहा सुनी में चीनियों ने छल कपट किया, हथियार नहीं ले जाने की बात थी। ये देवेगौड़ा जी के समय ये एक एग्रीमेंट हुआ था उनके साथ, उसका हम लोग पालन कर रहे थे। और वो एग्रीमेंट भारत और चीन के सैनिक इतने अच्छे ढंग से पालन कर रहे थे इतने वर्षों से कि जब मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात करता था और उनके पाकिस्तान के जनरलों से, तो उनको बताता था कि देखिए हमारी हज़ारों किलोमीटर ज़मीन झगड़े में है, लेकिन हम एक बंदूक की एक छर्रा तक नहीं चलता है हमारा, हम बातचीत कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आतंकवादी क्यों भेज रहे हैं? अब ये मामला उलट गया है, उल्टा है, राजनीति के कारण नहीं उल्टा है, ये स्थानीय झड़पों के कारण उल्टा है। और उसको सुलझाने की पूरी कोशिश राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जयशंकर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वैदिक जी, हमारी सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो ही रही हैं, हिंदुस्तान की तरफ से तो बिल्कुल कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां एलएसी पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये भी अपने आप में गंभीर बात है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि चीन ने एक बार फिर धोखा दिया है। चीन ने परसों कमांडर लेवल की बातचीत के बाद वादा किया था कि चीन की सेना विवादित इलाके से पीछे हटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पैंगोंग लेक इलाके में चीन की सेना 19 किलोमीटर आगे बढ़ आई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डिट्रेस्वा ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और इन सैटेलाइट तस्वीरों में आशंका जताई गई है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग सो झील इलाके में अभी भी डेरा जमाए हुई है। यही नहीं, इसकी मौजूदगी छोटे छोटे समूहों में भी बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट इमेज से जो खुलासा हो रहा है निश्चित तौर पर वो चौंकाने वाला है। चीन अपनी बात से बिल्कुल पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है डिफेंस डील पर। रूस से बहुत बड़ी खबर, रूस से जल्द होगी सभी हथियारों की डिलीवरी। S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी बहुत जल्द होगी, जिसका इंतजार है हिंदुस्तान को। रूस में राजनाथ सिंह के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज विक्ट्री डे परेड में भी वो शिरकत करेंगे और S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी बहुत जल्द होगी। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मनीष, और क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि इस दौरे का एक मकसद यह भी था कि जो रक्षा सौदे हुए हैं भारत और रशिया के बीच, उसमें कहीं ना कहीं तेजी लाई जाए, क्योंकि 2018 में ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है हिंदुस्तान की तरफ से। अब जल्दी से जल्दी ये हथियार हिंदुस्तान पहुंचे। देखिए समीर, कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री के बीच में डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई और इस बातचीत में दो अहम बातें हुई। रूस इस बात के लिए तैयार हो गया कि भारत के साथ जो मौजूदा रक्षा सामानों की डील चल रही है उसकी जल्द से जल्द हम डिलीवरी करेंगे, और साथ ही साथ भारत की तरफ से कुछ नए प्रपोजल दिए गए थे जिस पर रूस ने सैद्धांतिक सहमति दे दी कि हम इन हथियारों की भी आपको आपूर्ति करने के लिए, बेचने के लिए तैयार हैं। अब जो बात हम कहते हैं कि आपदा में भी अवसर होते हैं, यही S-400 डील को लेकर अमेरिका लगातार आपत्ति कर रहा था, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है जहां पर हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि हमें रूस से जो ये खरीदा जा रहा है S-400, इसकी जरूरत है और अब अमेरिका भी इस मामले में मौन सहमति दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो S-400 जल्द ही जल्द भारतीय सेना और
मजबूती प्रदान करेगा और रूस इसकी जल्द डिलीवरी के लिए तैयार हो गया और कुछ नए हथियारों को भी बेचने के लिए रूस की सहमति हुई है। वहीं दूसरी तरफ हमारे रक्षा सचिव और उनके काउंटर पार्ट के बीच में बातचीत हुई है कि जो भी इसका प्रोसेस है उसको कितनी जल्दी किया जा सके, इसको लेकर टेक्निकल बातचीत भी कल हुई थी। जी बिल्कुल, मनीष बने रहे हमारे साथ। आर.के. अरोड़ा साहब मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, अब S-400 के बारे में जितना हम लोगों को जानकारी है वो ये है कि भाई दुनिया का सबसे तगड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये S-400 मिसाइल्स के यहां पर आने के बाद हिंदुस्तान की ताकत कितनी बढ़ती हुई नजर आएगी और चीन के लिए और खतरा कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये जरा समझा दी। एक तो इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है और इसकी एल्टीट्यूड यानी कि कोई भी हवाई जहाज 27 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अगर उड़ रहा है तो उसको ये मार गिरा सकता है। ऐसी क्षमताएं किसी और मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस सिस्टम में दुनिया में और कहीं नहीं है। चीन के पास भी है। हमने अभी ऑर्डर दिया है, अगले साल जुलाई तक आएगा। जितना भी आप तेजी कर लें, जुलाई से पहले नहीं आएगा। इसके ऊपर ट्रेनिंग भी होनी है। चीन के पास ऑलरेडी इसकी बैटरीज मिल गई हैं। अमेरिका जो है वो चाहता था कि हम अमेरिकन सिस्टम खरीदें, मगर हमने सैंक्शंस के खिलाफ, आई मीन रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं और वो होते हुए भी हमने रशिया के साथ डील की। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल डिसीजन था, बट इस किस्म का जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास नहीं है और बहुत ज़रूरी है, खास करके चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन की जो मिसाइल क्षमता है वो काफ़ी बढ़कर है, हमारे से काफ़ी ज़्यादा है। और फिर स्टेल्थ फाइटर्स भी अब उसके पास हैं और उसके खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि हम गिरा सकें, और अभी इसका जल्दी आना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। और वेद प्रताप वैदिक जी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं, मॉस्को में हैं और डिफेंस डील हो रही है, तमाम जो हथियार हैं वो पहले आने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वाक्य नजर आता है जहन में, जो कि उन्होंने रशिया के लिए कहा था कि एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन 2 न्यू फ्रेंड्स। एक पुराना दोस्त जो है वो 2 नए दोस्तों से भी अच्छा है। क्या वो दोस्ती, वो पुरानी दोस्ती जिसका बार बार हवाला दिया जाता है, वो निभाता हुआ नजर आ रहा है रूस? क्या, क्योंकि चीन से भी देखिए उसके अच्छे संबंध हैं, ये बात माननी पड़ेगी। हिंदुस्तान से भी हैं, चीन से भी हैं। ये आपने ठीक कहा कि चीन से रूस के संबंध अच्छे हैं और इसलिए अच्छे हैं कि अमेरिका से दोनों देशों के संबंध ऊंचे नीचे होते रहते हैं, लेकिन चीन के साथ रूस के संबंध बहुत ही भयंकर रूप से खराब हुए हैं। माओ से तुंग जब पहली बार मॉस्को गए थे तो हफ्तों इंतज़ार करना पड़ा था उन्हें स्टालिन से मिलने के लिए, और रूस और चीन के बीच इतनी झड़पें हुई हैं साइबेरिया के इलाके में कि उनका वर्णन करना अब तो लोग भूल भी गए हैं। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वो गज़ब के संबंध रहे हैं। मुझे अभी तक याद है निकिता ख्रुश्चेव और बाद में ब्रेज़नेव, इन सब लोगों ने कश्मीर के सवाल पर और दूसरे सवालों पर भारत की इतनी ज़बरदस्त मदद की है। और मैं तो रूस में पढ़ता रहा हूँ, जब PhD करने गया था। अच्छा। और रूसी भाषा में मेरी सब एक्सपर्ट से वहाँ बात होती थी, आम आदमियों से बात होती थी। भारत के लिए इस कदर प्रेम, भारत के सिनेमा के गाने रूसी लोग गाते थे और वो समझते थे कि भारत उनका परम मित्र है। वो बात थोड़े दिन थोड़ी हल्की पड़ी। पाकिस्तान के साथ भी रूस ने संबंध बढ़ाए, चीन के साथ भी बढ़ाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत जो करीब 60% अपनी आर्म की ज़रूरत, अपने शस्त्रास्त्र की ज़रूरत रूस से पूरी करता है, और रूस जो मिसाइल्स हमको दे रहा है, जैसा कि अभी हमारे फौजी अफसर साहब ने बताया, वो मिसाइल इतने तेज़ हैं और इतने ज़बरदस्त हैं कि जो भी मुल्क हम पर टेढ़ी नज़र रखते हैं वो उससे डरेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस ने वैसा एक चालू रास्ता हमको नहीं दिखाया जो कि ट्रंप दिखा रहे हैं। ट्रंप एक तरफ चीन से झगड़ा कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम आपके और चीन के बीच में मध्यस्थता करें। रूस ने क्या कहा कि ये मामला आपसी है, आप लोग निपटाएं, और ये आपसी मामला निपट रहा है।
अपने यहाँ चाहे कितना ही उद्वेग खड़ा किया जाए, हाँ बहुत बहुत जिम्मेदारी भरा। और राजनाथ जी की बड़ी मैं प्रशंसा करूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने ख़तरा मोल लिया कि विदेश यात्रा की। पिछले 3 महीने में ये पहली विदेश यात्रा है। उनके साथ हमारे रक्षा सचिव भी गए हैं, रक्षा सचिव वहाँ के रक्षा सचिव के साथ बात कर रहे हैं। चीन की बात राजनाथ जी ने खुल के नहीं कही है वो, और हमारे जयशंकर ने भी कल जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी उसमें खुल के नहीं कही है। लेकिन हमारे जो रक्षा सचिव गए हैं उन्होंने निश्चित रूप से बात की होगी चीन ने जो ज़्यादती की है हम लोगों के साथ वहाँ पर, और रूस की भी राय ये है कि ये बात शांतिपूर्ण ढंग से हल हो। ये मौका इस समय युद्ध लड़ने का नहीं है, मामले को तूल देने का नहीं है, लेकिन संयम और शांति से हल करने का। आप सही कह रहे हैं कि मामले को तूल देने का मौका नहीं है, लेकिन बार बार मामले को तूल दिया जा रहा है। ये अपने आप में चीन की फितरत को जता रहा है, और चीन किस तरह का धोखेबाज मुल्क है ये भी बार बार बता रहा है, क्योंकि धोखेबाजी तो बार बार की जा रही है। डिफेंस डील पर रूस से बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। रूस से जल्द होगी सभी हथियारों की डिलीवरी, ये माना जा रहा है। S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपको अभी जानकारी दे रहे थे कि दुनिया का सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, और जल्द ही हिंदुस्तान की सेना S-400 डिफेंस सिस्टम से लैस होगी। डिलीवरी बहुत जल्द होगी। रूस में राजनाथ सिंह का आज 3रा दिन है रूस दौरे का, और आज वो विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये जो बात बार बार कही जा रही है कि 2018 में ये डील हुई थी और चीन के पास ऑलरेडी ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अब बात हो रही है कि जल्दी इस डील को अमल में लाया जाए और जल्दी ये हथियार हिंदुस्तान तक पहुंचे। उम्मीद क्या आप जता रहे हैं, कब तक ये मुमकिन हो पाएगा आपके हिसाब से, अगर जल्दी भी होती है? एक तो देखिए, पहले मैं जो डिफेंस एक्सपर्ट साहब हैं उनकी एक बात से थोड़ा सा मैं ऐड करूं, बहुत सहमत हूं उस चीज से। हाँ। क्योंकि जो भारत ने इंपॉर्टेंस दी है, 3 महीने बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने खतरा लेके वहां गए हैं, और भारत के एक बहुत पुराने संबंध रहे पॉलिटिकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और आम आदमी लेवल पर। जैसे उन्होंने बताया कि आपस में एक बहुत घनिष्ठ फीलिंग है, जो चीज जल्दी खत्म नहीं की जा सकती। इसीलिए शायद आज जब चीन प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रहा था कि भारत को आप सप्लाई मत करें, ऐसे टाइम पर सप्लाई करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया आगे बढ़ रहा है सप्लाई करने के लिए, और एक टाइम लिमिट है जैसा कि जनाब अरोड़ा ने बताया कि एक चीज बनने में। लेकिन उनका जो पहले कोविड-19 की वजह से था कि डिले हो जाएगा डिलीवरी में, वो कम होगा और इसमें कुछ फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जो 5-6 महीने की अगर हमें जल्दी हो जाती है उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ने वहां से इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट, एयरक्राफ्ट के, टैंक के, फ्रिगेट्स के, इन सबको सप्लाई करने का जो रशिया ने एश्योरेंस दिया है, और कहा है कि बजाय सी रूट के भेजने के बाद एयर इसको भेजा जाए। ये सब चीजें दिखाती हैं कि जो हमारी पुरानी दोस्ती है ये बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, और ये आज जाहिर करती है कि रशिया भारत के साथ है। और उन्होंने जैसा बताया कि साफ कह दिया है कि आपस में विवाद सुलझाने में दोनों देश सक्षम है। हमें नहीं लगता कि किसी तरह की इनको मदद की जरूरत है। ये बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल यही मेरा इसमें कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। सॉय साहब बने रहे आप हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, और पल पल की अपडेट से लगातार TV9 भारतवर्ष आपको वाकिफ करा रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दें, आज मॉस्को की सड़कों पर विक्ट्री डे परेड निकाली जाएगी। इस परेड में हिंद की सेना के जवान भी शामिल होंगे। भारत की शूरवीरों की शौर्य गाथा दुनिया को सुनाई जाएगी। दोपहर 12:30 बजे ये परेड शुरू होगी, और जैसे ही ये परेड शुरू होती है TV9 भारतवर्ष पर इस परेड की लाइव कवरेज भी हम आप तक सीधे पहुंचाएंगे। मॉस्को से हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाएगा TV9 भारतवर्ष। और इस विक्ट्री डे परेड की खासियत क्या है, मनीष झा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मनीष, जरा बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर इस विक्ट्री डे परेड का होना और उसमें भारत का शामिल होना ये कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब से थोड़ी ही देर के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाएगा, और रूस इस बार ये परेड नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह को लेकर कर रहा है, और इसलिए बहुत ही भव्य आयोजन है। पहले इस परेड का आयोजन 9 मई को होना था, जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति को भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन तब तक कोविड-19 की वजह से इस प्रोग्राम को
टाल दिया गया और अब 24 जून यानी आज भारतीय समयानुसार लगभग 12:30 बजे से ये भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। और जिस तरह हमारे यहाँ 26 जनवरी का परेड होता है उसी तरह के कमोबेश ये परेड होंगे और इसमें कई देशों की सेनाएं भी शामिल हो रही है। बिल्कुल, आर के अरोड़ा जी भी अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं। अरोड़ा जी देखिए, ये जब जर्मनी ने सरेंडर किया था वो फ्रांस में किया था 8 मई को, और उस समय स्टालिन, रशिया के स्टालिन चाहते थे कि सरेंडर सेरेमनी बर्लिन में हो या बर्लिन में भी हो, तो असल में हुई थी 9 तारीख को सरेंडर। जर्मनी ने रशिया को 9 तारीख को भी साइन किया, और मगर विक्ट्री डे परेड 8 तारीख को मनाई जाती है यूरोप में, बट सबसे पहली विक्ट्री डे परेड रशिया में 24 जून 1945 को मनाई गई, और इसीलिए वो डेट अब इस साल वो सेलेक्ट की गई है। हालांकि बाकी सालों में 9 मई को ही मनाते हैं इस विक्ट्री डे परेड को, और चाहे वो 50वीं वर्षगांठ थी, 60वीं या 70वीं, हमारी तरफ से नेता यहाँ से गए थे और उनके साथ सेलिब्रेट किया था। तो ये 24 तारीख का भी एक अहमियत है। दूसरी बात ये है, हालांकि रशिया और एलाइड पावर्स और जिसमें कि भारत भी शामिल था, वो एक तरफ थे जर्मनी के खिलाफ, एक्सिस पावर्स के खिलाफ, मगर ये जो अभी आपने नाम लिया, हवलदार गजेंद्र सिंह और एक सूबेदार निकम थे, जिन्होंने बलूचिस्तान से होकर ईरान होते हुए रशिया एक एम्यूनिशन कॉन्वॉय पहुंचाई थी रशिया की मदद के लिए, जो ब्रिटिश ने भेजी थी। तो इसके लिए इन दोनों को रेड स्टार पदक दिया गया था और काफी चर्चा होती है। चलिए अरोड़ा जी, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, देखिए, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक परेशान करने वाली खबर सिर्फ और सिर्फ यही है कि कमांडर लेवल की बातचीत में चीन ने जो वादा किया वो निभाता हुआ ग्राउंड पर, LAC पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त किस तरह की मूवमेंट LAC पर हो रही है, इस बारे में अगर आप अपडेट दे सकें। देखिए समीर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जो दोबारा से मीटिंग हुई, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया सोमवार को कि पहले इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद आगे की बातचीत होगी, और इम्प्लीमेंटेशन अब चाइनीज़ तरफ से होगा। यानी जो आप एग्रीमेंट्स पे बाहर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट की जो आप बातें कह रहे हैं, उसके लिए आप पहले मानिए, खुद इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेगी। और खुद आपने देखा कि आर्मी चीफ कल पहुंचे हैं, वो ना सिर्फ वहाँ पर कोर कमांडर से मिले, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से मिले, तो ये डिस्कस हुआ कि क्या टाइमलाइन हो सकती हैं, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की प्रायोरिटी पे होंगी, और तब क्या चीन के साथ अब आगे बातचीत के अंदर रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रखी। और आज मैं आपको बताऊँ कि जब आर्मी चीफ जब अलग अलग लोकेशंस पे जाएंगे लद्दाख की, तब वो यही देखेंगे कि हमारी ऑन ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस कैसी है, तैयारी कैसी है, क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स चीफ भी गए थे, उन्होंने एयरफोर्स ALGs को देखा, उन्होंने ये देखा कि क्या हमारे लॉजिस्टिक्स हैं। तो ये भारत अपने दोनों कदमों पे समीर चल रहा है। एक तरफ हम भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार भी किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। इसके लिए बिल्कुल, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी जो है वो नजर आ रही है LAC पर। वेद प्रताप वैदिक जी, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हमसे मुखातिब हैं, और देश में इस मसले को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत राजनीति हो रही है। अब ये पहले 8 किलोमीटर और अब फिर ये 19 किलोमीटर की बात सामने आ रही है, और कांग्रेस पार्टी लगातार ये पूछ रही है। राहुल गांधी हर रोज लगभग एक ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि चीन हमारी सीमा के कितने अंदर घुसा है, ये बताए सरकार, और उनको जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और इसी को लेकर राजनीति चल रही है। इसे कैसे एनालाइज आप करें? देखिए, राहुल गांधी इतने महान विचारक हैं कि उनके प्रश्नों के जवाब नरेंद्र मोदी तो क्या भगवान भी नहीं दे सकता है। इसलिए आप वो परेशान मत होइए ज़्यादा। राहुल गांधी जी को जैसी चाबी भर दी जाती है वो बोल देते हैं। न तो उनको अनुभव है, न ज्ञान है इन सब चीज़ों का। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे फौजी सीमा पर निहत्थे क्यों गए। उनको पता ही नहीं था कि देवेगौड़ा जी के काल में 1996 में एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में कि फौजी जब भी बात करने जाएंगे निहत्थे होकर जाएंगे। उनको पता ही नहीं था। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया। तुकबंदी करते हैं। आप उनकी बातों को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? कांग्रेसी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए और उनकी तरफ से दलील ये दी गई कि जब इस तरह के मौके आ जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए, तो फिर समझौते संधि में क्या कहा गया वो मायने नहीं रखता है।
तब तो फिर आपको मुंहतोड़ जवाब देना है। वो क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार सोई हुई है, हमारी फौजें खर्राटे खींच रही हैं। अरे हमारे फौजियों ने पहल की तभी तो ठोका उनको। सही बात है। जो काम चीनियों ने गलत कर रखे थे और जो हटाने के वादे किए थे नहीं किए, तो जान पे खेल गए हमारे सैनिक लोग। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुप बैठी है या हमारी फौज चुपचाप बैठी है। उससे बंधी हुई नहीं है हमारी सेना, और अब हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकती है अगर ऐसी नौबत आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रताप वैदिक जी, संजय सॉय साहब, पीके सहगल साहब, आर.के. अरोड़ा जी, इसके अलावा सुमित चौधरी और अभिषेक उपाध्याय LAC से हमारे साथ मौजूद थे। आपके जरिए ताजा अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और जाते जाते एक बड़ी खबर और हमारे पास आ रही है, उससे आपको वाकिफ करा दें। आज भारत और चीन के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत भी होगी। और देखिए LAC पर किस तरह के हालात अभी भी चीन की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की आज बातचीत होनी है। और कल कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई उसमें चीन ने ये वादा किया था और चीन इस बात के लिए राजी हुआ था कि वो पीछे हटेगा, लेकिन अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अपनी बात से मुकरता हुआ, एक बार फिर धोखेबाजी करता हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।